आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह, नेहा बातम मौजूद हैं। तो बजट में जो प्रावधान रखे हैं सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने क्या टैक्स बोनांजा का मास्टर स्ट्रोक मारा है या फिर सुधार की सख्ती भी उसमें बरती गई है? विशेष पेशकश। तो जिस उड़ान की बात हम कर रहे थे, देखिए हुआ वही है। इसीलिए आज उड़ान के दूसरे अध्याय के साथ हम आए हैं, जहां पर हमारा एक टेक ऑफ भी है और हम एक गंतव्य तक भी पहुंचेंगे। और क्या इस बजट के जरिए जो बात कही गई थी श्वेता, इंडिया एट 100 का ब्लूप्रिंट निर्मला सीतारमण ने दिया है? क्योंकि कई सारे ऐसे प्रावधान जिसमें खास तौर पर आज चर्चा टैक्स पर होगी। क्या वाकई सरलीकरण हुआ है टैक्स का या फिर थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग बना हुआ है? ये हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जानेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इसी प्लेन में उड़ान भरेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे कि उड़ान की शुरुआत बोर्डिंग पास के साथ होती है, वो ले लेते हैं और उसके बाद हमारा ये सफर अगले 1 घंटे तक जारी रहेगा। अंजना और श्वेता मेरे साथ रहेंगी और साथ ही तमाम वो गेस्ट, राजनीतिक और साथ ही आर्थिक विश्लेषण इस बजट का किया जाएगा और हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इस बार का बजट वो उड़ान जिसकी बात हम लगातार श्वेता कर रहे थे वो भर पाया है नहीं। प्लेन में सवार होके चलिए करते हैं टेक ऑफ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से कौन खुश कौन नाखुश? क्या विपक्ष को सरकार कन्विंस कर पाई है? क्या टैक्स बोनांजा जिसे केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं उसके जरिए एक बड़ा बदलाव और चुनावी बजट ये कहा जाएगा? इसी के साथ जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इससे बनेगा, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं अमृत काल का बजट है, तो क्या है इस पर विशेषज्ञों की राय? इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयंत सिन्हा जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के और जो कि मुखर होकर बजट आम भाषा में जनता को समझाते हैं, वो जुड़ गए हैं। सुप्रिया शिने जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। बिजॉन मिश्रा साहब कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। समीर गोगिया साहब को हमने टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर इस चर्चा में शामिल किया है। क्योंकि आज टैक्सी की तो बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से बातें तो बहुत हो रही हैं, इसलिए सुप्रिया मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है बजट? तो बड़े लोग खुश हैं कि 7 लाख तक अब टैक्स नहीं देना है, लोग मिडिल क्लास बड़ा खुश हो रहा है इन चीजों से। और सुप्रिया, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, क्या ये पॉपुलिस्ट बजट है या फिर चुनाव को अगर देखा जाए उसके लिहाज से बजट है? और क्या वाकई टैक्स का सरलीकरण जिसको लेकर इतना हाईलाइट किया जा रहा है वो हुआ है आपके हिसाब से? मैं इसका जो जवाब आपने सबसे पहले दिया पॉपुलिज्म, उसकी बात मैं बहुत साफ तौर से कहती हूँ कि ये सरकार बजट को ज्यादा बड़ा मानती ही नहीं है। बहुत सारी चीजें बजट के बाहर ही होती रहती है। पिछले साल इन लोगों ने फूड सब्सिडी में कुछ भी नहीं लिया था, उसके बाहर से किया। तो बजट के आंकड़ों में आपको नहीं दिखेगा जो सरकार बाकी करती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको पॉपुलिस्ट कहना या ना कहना अभी समझदारी का काम होगा। आप देखेंगे जब से इलेक्शन आएगा काफी चीजें होती रहेंगी मेरे हिसाब से। और मैं आई डोंट थिंक मैं विशुद्ध आलोचना करना चाहती हूं बजट की। मैंने 20-25 बजट कवर किए हैं, मुझे कोई बड़ा आइडिया इस बजट में नहीं दिखा। और मेरे लिए वो दिक्कत की बात है। मेरे लिए वो इसलिए दिक्कत की बात है क्योंकि एक तरह से डिनायल ऑफ ग्राउंड रियलिटी है। आज की ग्राउंड रियलिटी बेरोजगारी है, आज की ग्राउंड रियलिटी महंगाई है, आज की ग्राउंड रियलिटी गरीबी है, आज की ग्राउंड रियलिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसने उसको एडजस्ट किया है। और खत्म करने से पहले मैं एक चीज और कहूंगी कि डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स। अगर आप फाइन प्रिंट देखें और आप पिछले साल के बजट को, जो इस साल का बजट था, 2023 वित्तीय वर्ष का बजट था, उसमें सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, पीएम किसान सम्मान के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, SC STs के लिए, ऐसी तमामों चीजों के लिए जो प्रॉमिस किया था उससे कम खर्चा किया है। मेरे लिए वो दिक्कत की बात है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ पर भी प्रॉमिस से कम खर्चा होना एक प्रगतिशील देश के लिए बहुत मुश्किल बात है। मनरेगा को लेकर मुझे विशेष चिंता है। मनरेगा के लिए जितना बजट किया गया था उससे कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ा, लेकिन इस साल के बजट में उसको ऑलमोस्ट 33% कम कर देना, 1/3 काट देना, मुझे समझ में नहीं आता। चुनावी साल में जयंत जी आपको ऐसा लगा कि ये जो मिडिल क्लास है सबसे वॉसिफेरस कहिए या वो सामने आकर अपनी बात को बोलता है, और उसको कहीं ना कहीं लगा है कि 8-9 साल में आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था। मिडिल क्लास को खुश करने के लिए लास्ट में जो आपने थोड़ा सा टैक्स में राहत दे दी है, और दूसरी तरफ जो वो कह रही है कई स्कीम्स ऐसी थी
जो कि सरकार को और खर्च उस पर बढ़ाना था, किसान सम्मान निधि से किसान बहुत उम्मीद कर रहे थे, वहां पर आपने थोड़ी कंजूसी दिखा दी। माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरदम एक दूरदर्शी और संतुलित बजट प्रस्तुत किया। पिछले अगर 4-5 सालों को आप देखें, ये भी वैसा ही एक बजट है और इस बजट में कई सारे ऐसे नीतियों को तैयार किया गया है जिससे सब लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। और विशेष जो आपने पहले ही जिक्र कर दिया, वो मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास में ना सिर्फ स्लैब्स को बढ़ावा दिया गया है, और नेहा जी को याद होगा जब हम लोगों ने जैन सर की क्लास की थी तो हम लोगों ने कहा भी था कि वो समय आ गया है कि उन स्लैब्स को हम लोग बढ़ा दें, और बढ़ा दिया गया है और सही किया गया है। लेकिन सिर्फ स्लैब्स को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। जो पुराना टैक्स रिजीम था जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस थे, सुबह से उस पर बड़ा कंफ्यूजन था। और टैक्स एक्सपर्ट्स अपना पूरा दिमाग लगा चुके हैं कि आखिरकार जो नई रेजीम है उस पर क्यों शिफ्ट होना चाहिए, कितना फायदा होगा, कितनी आयकर में छूट होगी। लेकिन जो पॉइंट सुप्रिया ने कहा ना, उस पर भी आइए, क्योंकि जो बजटरी एलोकेशन है, 3 अहम सेक्टर्स थे जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने नजरअंदाज किया है। पहला, आपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई बहुत मेजर अनाउंसमेंट नहीं किया है। दूसरा, आपने मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जिसकी लंबे वक्त से दरकार थी। और तीसरा, जो इन्फ्लेशन दर है जिसको लेकर लगातार कंसर्न है, और कल भी जब इकोनॉमिक आउटलुक आया और सर्वे आया उसमें भी ये कंसर्न जाहिर की गई थी कि कैसे इस इन्फ्लेशन दर को कंट्रोल में किया जाए और आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये 3 मेजर इश्यूज जो है वो आज कहीं ना कहीं निराश करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल एक एक बिंदु जो आपने प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में चर्चा करने का मौका दे तो मैं बताऊं। पहले तो महंगाई पे आते हैं। महंगाई कब कम होती है? महंगाई तब कम होती है अगर विश्व में जो है ऑयल का जो दाम है वो कम होने लग जाए। जो आज के समय अगर आप देखें तो जो तेल का भाव है वो कम हो रहा है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन, महंगाई कम होती है। दूसरा, अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का निवेश करते हैं, जब हम लोग रेलवे में पैसा खर्चा करते हैं, एयरपोर्ट पे पैसा खर्चा करते हैं, हवाई जहाज हमारे तेज चलते हैं, जैसे ये हवाई जहाज में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, उत्पादन की हमारी क्षमता जो है वो बढ़ती है और इन्फ्लेशन उससे भी कम होता है। और तीसरा, आप फिस्कल डेफिसिट को देखें। फिस्कल डेफिसिट 6.4% था, अब 5.9% आ रहा है। और जब फिस्कल डेफिसिट कम होती है तो हम लोगों को बोरोइंग्स कम करनी होती है, ऋण कम लेना होता है, और उस पर भी जो प्रेशर होता है महंगाई का, वो महंगाई का प्रेशर कम होता है। तो महंगाई को अगर हम लोगों को देखना है तो कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने कुछ घुमा दिया और महंगाई अपने आप कम हो गई। आपको 4-5 चीजें एक साथ करनी होती हैं। जब आप ये 4-5 चीजों को, जैसे मैंने कहा, फिस्कल डेफिसिट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तेल का भाव, इन सब चीजों को अगर कुल मिला के देखा जाए तो महंगाई पे जो भी हम लोगों को नियंत्रण लगाना था वो हम लोगों ने किया है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर जरूर पूछना भी चाहती हूँ और एक यहाँ पे उल्लेख भी करना चाहती हूँ। महंगाई की जहां तक बात है, महंगाई की बात को करते हुए हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि आरबीआई ने बहुत कुछ किया। सरकार ने क्या किया? पिछले 6 महीने में कच्चे तेल का दाम, जो कि डिसाइड करता है हमारा दाम क्या होगा, $36 प्रति बैरल कम हुआ है पिछले 6 महीने में। क्या हमारा आपका पेट्रोल, डीजल या एलपीजी का बिल कम हुआ है? क्या सरकार ने उसको घटाया? नहीं घटाया है। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप आरबीआई से अपेक्षा कीजिए और खुद कुछ ना कीजिए फिस्कल मेजर्स में, लोगों को राहत ना दीजिए, वो गलत है। और इनकम टैक्स की क्योंकि इतनी चर्चा है, और मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि वाह भाई इनकम टैक्स कम हो गया, फाइन प्रिंट उसकी भी पड़ी है। सरकार कहती है हमारा रेवेन्यू आउटगो होगा 35,000 करोड़ और इस स्कीम के माध्यम से हमें 30,000 करोड़ मिलेगा। तो आप लोगों के हाथ में छोड़ कितना रहे? वो तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिस्पाइट और रिलीफ भी नहीं मिल रही है लोगों को। मुझे लगता है इस पर जानकारों से जरूर पूछना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट की राय लेते हैं। समीर, सिंपल तरीके से मुझे समझाइए। देखिए, मतलब वो बजट के दिन ना आंकड़े बड़े सारे आते हैं, बड़े भारी भारी शब्द होते हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि सच में किस पार्टी की बात मानूं? सचमुच में फाइन प्रिंट में कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, या फिर जो कहा जा रहा है भाई अगर मेरी कमाई मान लीजिए 15 लाख एक साल में है तो मुझे फायदा हो रहा है? 37,000 रुपए टैक्स और 15 लाख रुपए समीर, पहले क्या था, अब क्या है, वो सिंपल भाषा में। और एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि ये 3 से 6 लाख टैक्स स्लैब है क्या, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओवर एंड अबव 7 लाख है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई पहले तो 5 लाख तक हमें रियायत मिलती थी, अब 7 लाख तक मिल रही है। तो ये जो अलग अलग स्लैब जो 6 से 5 रिड्यूस हो गए, इसको एकदम आसान शब्दों में बताइए। कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये सुबह से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। एक मेरा 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन थी पुराना, जहां हम सब लोग हैं,
जो 15 लाख से ऊपर की सैलरी और इनकम की बात करता हूं मैं। हम पुराने स्लैब में थे, टैक्सेस पे करते थे, 2.5 लाख एग्जेम्पशन थी, उसको 3 लाख करा है। पहला हमारे को फायदा हर बंदे को। अब मैं अभी HNI की बात नहीं करूंगा, उसके लिए अलग टच करूंगा। मतलब मैं कितना भी कमा रही हूँ मुझे फायदा उसका जो 15 लाख सैलरी मिला। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग छोटे तबके के लोग थे, जो लोग 5 लाख रुपए की सैलरी और रिटर्न भरते थे, ये पर्पस ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी लोग कंप्लायंसेस करें, रिटर्न भरे। आप 4,90,000 रुपए की रिटर्न भरो, आपका कोई टैक्स नहीं बनता। जो स्लैब पहले भी थी, सेम है, सब चीजें सेम है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी 12,500 रुपए तक की। आपका 5 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता था। स्लैब थी, टैक्स था, एग्जेम्पशन मिल जाती थी उसको 87। तो मतलब स्लैब सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। आपको हम हर आदमी को 2.5 से 3 लाख रुपए का, जो 50,000 रुपए का फायदा मिला। अब रहेगी दूसरा स्कीम 2, जो पिछले साल आई कि अगर आपने सेविंग करके डिडक्शन लेके 5 लाख तक एग्जेम्पशन लेके 0 करना है टैक्स, आप वो मत करिए। आप 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई एग्जेम्पशन मत लीजिए, कोई डिडक्शन मत लीजिए, आप रिटर्न भरिए और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वो प्लान बी था। ठीक है। और अगर आपने उस रिजीम में चले गए जहां आप फ्यूचर में भी कभी सेविंग डिडक्शन ATC नहीं लोगे, आपको एक फॉर्म फाइल करना होता था और आपको बोलना था कि मैं नई स्कीम में आ रहा हूं, पुरानी स्कीम के लिए आपके दरवाजे बंद। अब उन्होंने चेंज करा एक बारी, इन्होंने बोला कि 5 लाख नहीं, अब उनको 7 लाख करते हैं। इसके पीछे 2 मंशा है। हमारे से 2% कंप्लायंसेज हैं लोगों की जो रिटर्न भरते हैं। दे वॉन्ट पीपल शुड फाइल टैक्स रिटर्न, इसलिए नहीं कि उनको डेटा और ये वाला नहीं है रीजन। वो चाहते हैं लोग आए सामने, रिटर्न भरे। रिटर्न भरने का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि मैं इस रिटर्न भरने के बहुत सारे और फायदे हैं, लेकिन लोग कंप्लायंस से डरते हैं, CA के पास जाने से डरते हैं, गवर्नमेंट को डेटा देने से भरते हैं। लेकिन वो उन्होंने सिंपल फॉर्म बनाया कि आप रिटर्न भरे। तो एक लॉजिक ये है कि वो कंप्लायंस चाहते हैं 5 से 7 लाख करा कि आपके 7 लाख की इनकम है, आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब कैमरे के से दूर होइएगा, आपका कोई क्लाइंट आएगा, उसको क्या कहिएगा? पुराना स्कीम में चले, नए स्कीम में चले? एक लाइन का जवाब, 2 वर्ड का जवाब दूंगा। 15 लाख से नीचे वाला, हाँ। इसके जो नंबर्स हैं, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि मेरे को व्हाट इज माय आउटगो इन ओल्ड रीजन। 15 लाख से नीचे वाले को, मैं क्लाइंट हूँ, कैमरा हमने बंद कर दिया। 15 लाख रुपए से नीचे पुराने स्कीम में चलूं, पुराने स्कीम में चलूं या नए स्कीम में चलूं? 15 लाख रुपए क्योंकि सरकार नई स्कीम को पुश कर रही है, बाय डिफॉल्ट अब वही आएगा। 15 लाख रुपए सालाना, हाँ, नई स्कीम बेटर है। हाँ। उससे ऊपर कोई फर्क नहीं है। 15 लाख वाले जो है उनको मतलब इसमें डायरेक्ट पुश मिलेगा। हाँ जी। लेकिन क्या सरकार इसके जरिए ये भी कह रही है ATC और जो एग्जेम्पशंस मिलते थे, आप सेविंग करें नहीं करें, उसको सरकार प्रमोट नहीं कर रही है? ये भी एक मैसेज है इसका। प्रमोट करने वाला बात सेकेंडरी है। मतलब मैं इस चीज को मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई भी encourage कंट्री नहीं कर रही, मैं कोई भी ऐसा कंट्री सही है? ऐसे नहीं करेगी, कोई भी कंट्री ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि आप जो देश चलते हैं उससे, बैंक उसी से चलते हैं उससे, जो चलते सेविंग से, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सेविंग नहीं करें। लेकिन आप ये देखिए कि आप 1.5 लाख रुपए सेविंग करते थे, उसकी आप एग्जेम्पशन लेते थे, 2.5 लाख तक की आपकी एग्जेम्पटेशन होती थी, आप रिटर्न फाइल करते थे, उसमें दिखाते थे मैंने सेविंग करी और आपको फिर एग्जेम्पशन मिलती थी और इतना मेहनत होती थी। सर, ये एक सिंपल कर दिया। सरलीकरण तो बोला जा रहा है, लेकिन समझने में इतना वक्त लग रहा है। बचत मिले ये और क्यों है लोगों सर? को आसान भी लगे अपना टैक्स। आलोक जोशी जी, क्या सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए इस बजट से? और आउट ऑफ 10 पता नहीं रैंकिंग आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट मानते हैं आप इसे? मतलब एक राहत का मास्टर स्ट्रोक है या एक सख्ती है सुधार की भी, जिसको देखिए maintain करना चाहती है कई सरकार? चीजें हैं, बहुत से लोग खुश हों ऐसा इंतजाम इसमें है। जो सुप्रिया कह रही मैं उससे सहमत हूं कि कोई बड़ा आइडिया नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने लोग जिस तरह की मांग कर रहे थे, ज्यादातर लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। जहां जरूरत दिख रही थी वो भी, जैसे गांवों की महिलाओं के लिए स्पेसिफिक स्कीम आपको दिख रही है। लेकिन जो बात अभी जो हेडलाइन बनेगी सबसे बड़ी, वो इनकम टैक्स है, और वहां मुझे बहुत गंभीर चिंता दिख रही है। वो चिंता ये है कि आप बचत की प्रवृत्ति को पूरी तरह से तिलांजलि देने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो सवाल मैंने पूछा और कि कौन लोग खुश होंगे? हाँ। जो नई नौकरी जिन्होंने शुरू की है, जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक किया नहीं है, जिनके कोई कमिटमेंट नहीं है, 18 से 25 साल उम्र के लोग, नए नए काम, वो पहला जॉब गया, भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मौज करो, उड़ाओ जितना कमा रहे हो। आप कह सकते हैं कि आज वो बाजार में जाएगा, खर्चा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन एक नौजवान को बचत की आदत नहीं लग रही है। दूसरी तरफ आप ओल्ड पेंशन स्कीम हटा के न्यू पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, जिसके कंट्रीब्यूशन पे आप टैक्स रिलीफ दे रहे थे। कैसे जाएगा आदमी उसमें? कौन सी टैक्स रिलीफ लेगा? लॉन्ग टर्म नुकसान इसका मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है। आज की हालत में जब गिग इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी, पता नहीं है। दुनिया भर में, अमेरिका में कितने लोग बेरोजगार होकर आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो कमाई होती है उसको आधी मानिए
बाकी कमाई को इन्वेस्ट कीजिए, बचाइए, ताकि भविष्य आपका सुरक्षित रहे। ऐसी सूरत में आप इसको, अब जो लोग पुराने फंसे ज्यादा हुए ही डरा रहे हैं सर। नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं बिल्कुल मैं डरा हुआ हूं, इस बात से मैं डर रहा हूं। कार्ति चिदम्बरम आप ही के सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा है, उनका ट्वीट अगर आपने देखा, उन्होंने ये कहा है, उनकी बाइट भी आई है। कार्ति चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि जब आप लोअर टैक्स रिजीम रखते हैं तो लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं, तो अच्छी बात है ना। अगर लोग ज्यादा खर्च करेंगे, मार्केट को, अर्थव्यवस्था, सबकी सेहत बेहतर होगी। ये कंजम्पशन तब होता जब आप बहुत आउटगो दे रहे होते। आप 35,000 करोड़ का आउटगो दे रहे हो और कह रहे 30,000 करोड़ मेरे पास आएगा, तो कंजम्पशन उतना कहा। नहीं, एक मिनट जैन जी, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने लेकिन जो सेविंग्स की इन्होंने बात करी ना, वो बहुत अलार्मिंग बात है। हिंदुस्तान का जो इथॉस है वो सेविंग का है, और जब बहुत टर्बुलेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में आती है तो हिंदुस्तान इसलिए भी थोड़ा अछूता रह जाता है, हम बचे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सेविंग का कल्चर है। ये सेविंग के कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जरूर सेव करती हैं, दैट कीप्स यू सेफ। दिस इज टेकिंग अवे द सेफ्टी नेट। वो इन्वेस्ट करेगा क्या नहीं, इंडिया का फैब्रिक सिर्फ इसी पर आधारित है कि आप कितना सेव करते हैं? क्योंकि बार बार बहुत पहले से सर हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए। अब जब सरकार ने उस ओर एक पहल करी है तो हम कह रहे हैं कि भाई अब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग नहीं और होगी। यहाँ कितनी बड़ी पहल, कितना बड़ा आपको बूस्ट दिख रहा है इस हिसाब से? यू सी, हम ये मान के चलिए कि इंडिया is the biggest, largest population of consumers, 1.4 billion consumers, and 60% of their consumption is getting into the GDP. तो आप समझिए बात को कि कोई भी एक्स्ट्रा इनकम यदि आप किसी को दिला रहे हो ड्यू टू सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स, वो जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। ठीक है। और कंजम्पशन जब बढ़ेगा तब डेवलपमेंट अनिवार्य रूप से होगा। सो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि एक कंज्यूमर ड्रिवन जो इकोनॉमी है हम लोग का कंट्री में, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सम डिस्पोजेबल इनकम शुड बी गिवन इन द पॉकेट ऑफ एवरी सिटीजन। यही तो हमारी टाइमिंग नहीं थी और हमने जानबूझकर इसे टाइम नहीं किया है, लेकिन आपके साथ जब सवाल शुरू हुआ है तो उसके साथ ही ये थाली भी आ गई है। सर के सामने रख दीजिए आप, पहले ये थाली सर के सामने रखिए, ताकि वो इसकी विवेचना भी करें जरा, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि थाली पर कोई असर नहीं पड़ा है, थाली पर चर्चा ही नहीं कर सकते। आपको बता दें, पहले जब बजट अनाउंस होते थे ना, तो हम लोग बचपन का याद है, माय यंग डेज, कि एक लिस्ट बनता था कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होगा, ये प्रोडक्ट्स घटेगा प्राइस, ये निकलता था। जब से जीएसटी हो गया एंड रैशनलाइज हो गया, it doesn't make any sense in the budget talking about price rise and decrease of price. Indirect taxes of GST. You see, it is now a council's affair. We cannot talk about it. But I know this much, that ye thali will now become cheaper because of certain norms which have been adopted. You know, just like digitization. Huge digitization. You know the way e-commerce is developing in our country. Choice to the consumer. You know, the way the choice is given to the consumers, which was not there earlier. जितनी थाली में चॉइस है उतनी कंज्यूमर के पास भी चॉइस है। वापस उस पे आ रहे हैं। सुप्रिया जी ने कहा कि Spending. नहीं, सुप्रिया जी ने कहा कि एक तरफ से 35,000 करोड़ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से 30,000 करोड़ हटाया जा रहा है, वो गलत है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, जो मेरे पास सामने अभी है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 35,000 करोड़ की बचत है टैक्सेस में। ये जो बचत अगर जो मिडिल क्लास को मिल रही है, मध्यम वर्ग के जेब में हम लोग 35,000 करोड़ डाल रहे हैं, इसके द्वारा जो है खर्च करने की, कंजम्पशन की जो आपकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। इससे जीडीपी को आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें ये आप खर्चा कर सकते हैं। और जहां तक कहा गया कि बचत की आपको चिंता है, मैं आपको बता दूं कि जो भी टैक्स भर रहे हैं वो प्रोविडेंट फंड तो कर ही रहे हैं, और प्रोविडेंट फंड में सरकार ने वैसे भी 14% कर दिया, आप 10% कर रहे हैं, तो वो तो बचत आपकी हो ही रही है। साथ साथ हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की इस बार। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इसका इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अभी भी टैक्स रेट बहुत बहुत कम है, तो बचत के लिए अभी भी बहुत प्रोत्साहन है। 3.5% लोग इस देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये बजट सिर्फ उनको ध्यान में रख के बनाया गया? ये भी अपने आप में एक सवाल है। मिडिल और
क्लास 6.5 करोड़ लोग है क्योंकि इन्होंने जो खाली टैक्स भर की रहे हैं बात उन करी सबको थी। 35,000 करोड़ का फायदा मिला। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। नौजवानों के अंदर बचत की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कोई वो जो एक मजबूरी उनकी थी जिससे उनको प्रेरणा मिलती थी, वो विड्रॉ कर ली गई है। नहीं जैन जी, हम लगातार चर्चा में ये भी बात कर रहे थे कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नारे को और सशक्त कर सकें, और आपकी सरकार ने हमेशा इस बात पर फोकस भी किया है। लेकिन आज जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसमें मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चरली उस तरीके से मजबूत हैं कि हम भारत में ही सब कुछ निर्माण कर लें? क्योंकि लगातार चीन से जो आयात होते हैं मोबाइल फोन्स, वो सबसे ज्यादा बिकते हैं हिंदुस्तान में, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं हुई है। नहीं, वो गलत बात है, उसमें भी नहीं है। फॉरगेटिंग फंडामेंटल, हम लोग एक्सपोर्ट्स इन मोबाइल फोन इज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव हो गए। अब जो अब हम लोग इम्पोर्ट करते थे, पूछा पहले जो अभी हम लोग इम्पोर्ट करते थे, ये गलत बात है। उन्होंने हमसे पूछा, मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा था, आपने बीच में बोल दिया। देखिए, ऐसा है कि आप स्मार्टफोन्स को अगर देखें तो स्मार्टफोन्स में 5-6 साल पहले बहुत कम, कुछ हम लोग 3-4 करोड़ ही स्मार्टफोन्स का हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आज हम लोग 20 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे। तो हाँ, पर आप बीच में बोले ना, हमको प्रश्न मेरा था, तो इसलिए नहीं, अरे क्या बात, आप जिससे प्रश्न पूछा गया उसको जवाब तो देने दीजिए। नहीं तो हल्ला गुल्ला करना, हम लोग सब लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। तो इसलिए जो पूरा सप्लाई चेन आना होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना होता है, उसको बड़ी कुशलता से खासकर पीएलआई के द्वारा हम लोग बना रहे हैं, और कई सारे ऐसे जो आधुनिक जो गुड्स हैं उनको हम लोग बनाए। सुप्रिया जवाब देना चाहती है? मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, कुछ तथ्य जानने जरूरी है। जैसे उन्होंने जैन जी की जगह बोल दिया, मैं सिर्फ ये कहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट का जो बिल, जो सबसे ज्यादा $100 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। क्यों है? क्योंकि हम मोबाइल पार्ट्स तो वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। यही मैंने पूछा। और एक मिनट और, आपने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात करी, कल का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.1% पे ग्रो कर रहा है, 10.3% से गिर गया है। तो आप कितने बड़े बड़े नारे दे दीजिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन धरातल पर स्थिति गंभीर है, और इसलिए मुझे लगता है बजट उसमें थोड़ा सा डिनायल में रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पर एक स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में सुप्रिया जी ने जो नंबर बोला बिल्कुल सही है। तो सीधा इकोनॉमिक सर्विस है, इसलिए प्रोत्साहन देना इस समय जरूरी है, और वो पीएलआई के द्वारा किया जा रहा है। और पीएलआई जो है वो पिछले 1-2 वर्षों में ही लागू है, और कुछ समय लगते हैं फैक्ट्री को बनाने में। एक फैक्ट्री एक दिन में थोड़ा ना बन जाती है, उसके 2-3 साल लगते हैं, और वो स्मार्टफोन्स में हुआ है। स्मार्टफोन्स के ही आधार पे और पीएलआई स्कीम हुई है। जैसे जैसे पीएलआई स्कीम धरातल पे उतारी जाएंगी और तेजी उनको दी जाएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोगों का अवश्य बढ़ेगा। समीर कुछ कहना चाहते हैं इस पे, और मुझे लगता है कि अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उनके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने हाथ उठा दें, जब तक समीर जवाब दे रहे हैं तब तक। ओके, जो चेंज हुआ बजट में, मैं स्पेसिफिक उस पर आता हूँ, मोबाइल फोन की कंपोनेंट की ड्यूटी कम करें। करेक्ट। आप देखोगे एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में लगी, अब यहाँ फोन बन रहे हैं। जैसे ही ड्यूटी कम होगी, फोन सस्ते होंगे, और जब सस्ते होंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा और ग्रो भी करेगा। तो हम जस्ट क्लेरिफाइंग कि वो इम्पैक्ट क्या हुआ ड्यूटी कम करने से। द सेकेंड थिंग, जो पीएलआई माइक आपका निकला हुआ है शायद जी। तब तक जैन जी से जवाब मैं लेना चाहूंगी। आप बोलिए जैन जी, क्या पीएम कौशल विकास योजना 4.0, जिसका आज बहुत लंबा चौड़ा जिक्र किया गया, क्या वो काफी है रोजगार बढ़ाने के लिए? क्योंकि पूरे समय हम लोग सिर्फ रोजगार कैसे बढ़ेगा, कैसे देश को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 10 लाख रोजगार का वादा सरकारी नौकरियों के तहत किया गया, वो टारगेट कैसे अचीव होगा? नहीं, ये बिल्कुल, देखिए, रोजगार हम लोगों के लिए चुनौती है, क्योंकि हमारे इतने सारे युवा हर वर्ष आ रहे हैं। जो लोगों के आंकड़े हैं वो हमको बताते हैं कि हर वर्ष करीब 1 से 1.5 करोड़ युवा जो हैं, जॉब सीकर्स हैं, जो वर्कफोर्स में आते हैं, उनको हम लोगों के लिए अच्छा उनको रोजगार देना है। देखिए, क्या है ना कि आज के समय आपको रोजगार तो किसी किस्म का मिल ही जाएगा, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनका अरमान है कि उनको बेहतर से बेहतर उनको रोजगार मिले, हवाई जहाज में उड़े, उनको गाड़ी मिले, तो वो नहीं, तो इसलिए मैं यही कह रहा था ना कि जॉब्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाई क्वालिटी जॉब्स का सृजन करना वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उसमें स्किलिंग और एजुकेशन में इस बजट में और हरदम निरंतर बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। उस स्किलिंग और एजुकेशन से ही हमें हाई क्वालिटी जॉब्स मिलेंगे। तो क्योंकि जिन्हें जॉब्स चाहिए, मुझे लगता है उस तरफ से ही सवाल लेते हैं। यस मैम, सर से एक सवाल था कि
सरकार बोल रही है कि हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज के बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें कि हमारे रोजगार के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। 10 लाख नौकरियों की वादे सरकार ने किए थे, लेकिन पिछले वर्ष बस 74,000, एक छोटा आंकड़ा जो कि हमारा लगता है 5% से 10% के बीच में है। उस पर सरकार क्या आगे मुद्दा उठाना चाहेगी या सरकार उस पर क्या पहल करना चाहेगी? हम इस चीज को लेकर सरकार से एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि आप जो भी डेवलपमेंट स्कीम जो लाई है केवल शहरों के लिए है, लेकिन गांव का पढ़ा लिखा एक युवा, उसके लिए कोई गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यानी चिंता जो थी वो बरकरार लग रही है अभी भी जॉब्स को लेकर। यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट जो हैं उनको नेचुरली नौकरी वगैरह जो है स्वाभाविक है कि वो उसके बारे में चिंता करेंगे। मैं जब आपकी उम्र में था मैं भी चिंता करता, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है और उसका जवाब देना भी जरूरी है। पहले तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में इस बजट में ही कोऑपरेटिव्स को बहुत ध्यान दिया गया है और एग्रीकल्चर के क्रेडिट को बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। इन सब चीजों को पूरी तरीके से ध्यान देकर पैसे जो हैं दिए गए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव्स के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, एग्रो प्रोसेसिंग के द्वारा, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा बहुत सारे रोजगार के आप लोगों को अवसर अवश्य मिलेंगे। पर इसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की भी जरूरत है, इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो है उसके जरिए क्या सरकार करेगी? मतलब जो आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट और हम अलग अलग जो 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग, इसमें मैं आपको जो मैं हजारीबाग में जो इस प्रकार का अभियान चला रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे और भी कई जिलों में हो रहा है उसको, और हम लोग उसको विस्तार उसको कराएंगे। देखिए, उसमें ऐसा है कि हम लोग कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं। सरकार चाहती है कि 10,000 कोऑपरेटिव्स बनाए जाए। हर कोऑपरेटिव को एक बैंक अकाउंट मिलेगा, एक संस्था बनेगी, क्योंकि एक संस्था बन जाएगी। एक अकेला किसान नहीं होंगे, सैकड़ों किसान होंगे जो मिलजुल कर काम करेंगे। वो कोल्ड स्टोरेज अपना खड़ा कर सकते हैं, फैक्ट्री ये अपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ले सकते हैं, उससे उन लोगों को सिंचाई वगैरह की भी व्यवस्था आ सकती है, मार्केटिंग के लिंकेजेस लग सकते हैं। तो ये मिलू कर कोऑपरेटिव्स के द्वारा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के द्वारा हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, हॉर्टिकल्चर को हम लोग यानी फ्रूट्स को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम लोग मछुआरी जो हैं उन लोगों को हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड। आलोक जी, किसान के लिए कोई टेक अवे है या फिर बस जिस तरीके से बातें ही हो रही थी बस उतना ही है? और इसमें मैं देना चाह रही हूँ, अगर आलोक जी की परमिशन हो तो, रूरल डेवलपमेंट पे सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में जो अभी खत्म होगा 31 मार्च को करीब 2,06,000 करोड़ बजट किया था। उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ा, करीब 2,43,000 करोड़ करना पड़ा, लेकिन इस वर्ष फिर उसको घटा दिया गया है। इस बार फिर क्यों घटा दिया गया ये मेरी समझ के बाहर है। एग्रीकल्चर का बजट आपने जितना किया था उससे कम आपने खर्चा किया, तो कैसे रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है ये मेरी समझ से परे है। आपको रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा करना पड़ा, आपने रूरल डेवलपमेंट का बजट फिर घटा दिया। आपको मनरेगा पर ज्यादा खर्चा करना पड़ा, आपने मनरेगा का बजट 1/3 से कम कर दिया। मतलब मेरी समझ के पर। और ये जो पीएम कौशल विकास की बात हो रही है, जिसका आज शायद कुछ एक नवीनीकरण नाम हुआ है, शायद मैं गलत हूँ, विश्वकर्मा जो भी है, करीब 1 करोड़ लोगों को मतलब पिछले सालों की जो ट्रेनिंग थी वो पिछले 1 साल में 1 करोड़ लोग ट्रेन हुए, 9 लाख को रोजगार मिला। तो स्किल वर्सेस जॉब का रेशियो पर भी तो बात करनी पड़ेगी ना, और ये चिंता का विषय है। इस वक्त चूंकि आपने एड्रेस कर दिया है, एक शब्द जो आज एकदम ही गायब रहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, वो है डिसइन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स। इन सब को लेकर जो आप लोग बातें कर रहे थे उस पर कहाँ टारगेट अचीव हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया सर। पहले तो मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब देता हूं, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसे कम किए गए। पहले तो नरेगा का मैं समझा दूं आप लोगों को, नरेगा डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। 60,000 करोड़ उसके लिए दिए गए हैं। अगर उसमें 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ खर्च करना पड़े क्योंकि डिमांड है तो वो दिया जाएगा, उसको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से पैसे दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर और खर्चों की जरूरत होगी, जैसे कि कृषि क्षेत्र में खर्च करना होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वो खर्चा जरूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई तंगी होगी, कोई तकलीफ होगी जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग उसको पूरी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं। फिर हम लोग आते हैं स्किल वर्सेस जॉब्स वाला जो मामला सुप्रिया जी कह रही हैं। कोशिश यहाँ यही है कि बेहतर से बेहतर जो स्किल्स हैं वो लोगों को मिले कौशल विकास योजना तहत, और वो हर जिले में हो रहे हैं। हमारे जिले हजारीबाग, रामगढ़ दोनों जिले में किया जा रहा है।
और आपको मालूम ही होगा कि अभी कोविड पैंडेमिक था, कोविड पैंडेमिक में अर्थव्यवस्था में काफी मंदी आई थी, तो उतना जॉब क्रिएशन उनके द्वारा नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे रिकवरी आ गई है तो फिर उन लोगों को जॉब्स वगैरह अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। आलोक जी, ओवरऑल जिस तरह से जो चीजें जो नहीं बजट में दिख रही हैं, या फिर पिछली बार एक अलग आवंटन, इस बार हम उसमें कटौती देखते हैं, और उस सब के बीच अगर पीएम आवास योजना में अचानक एक उछाल देखते हैं उसके आवंटन में, तो ये सारी चीजें संकेत क्या दे रही हैं इस पूरे बजट का? देखिए, संकेत तो साफ है कि सरकार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। उसके आप बहुत सारे उसके इसमें छोटे छोटे बिट्स देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट कहा कि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ पहुंचा रहे हैं, इसमें एनिमल हस्बेंड्री और ऐसी और चीजें भी शामिल हैं। साथ में ये जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कही गई है कि उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा। इसी तरह जो एक ट्राइबल योजना है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो श्वेता ने कहा 66% राइज है पीएम आवास योजना में, 66%। पीएम आवास योजना की बढ़त मुझे लगता है कि वो हम गरीबों को घर देंगे, ये एक बहुत बड़ा वो विजिबल होता है, जिसको मिल जाता है। चुनाव के नजरिए आप सुप्रिया तो खुद जाती हैं, तो ये बताएं, लोग कहते हैं कि मुझे घर मिला, या मेरी बहन को घर मिला, या मेरे जीजा को घर मिला, इसलिए मुझे तो मोदी को वोट देना है। तो ये बहुत एक विजिबल चीज है। वही सवाल तो गांव की कोशिश तो यहाँ दिख रही है, लेकिन ये कोशिश कुल मिला के क्या इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाएगी, रफ्तार बढ़ाएगी? कुछ चीजें और तो जो बड़ा वेलफेयर के लिए भी चैलेंज, चाहिए और ना अगर सर? आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं, वेलफेयर और इकोनॉमी की ग्रोथ में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं अगर आवास योजनाएं तो इस देश में मतलब अगर हर आप सरकार ने चलाई, अगर आप इन सबको मिला के देखेंगे, क्या इकोनॉमी पटरी पे आएगी इससे? क्या इससे डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि जो बड़ी चिंता इकोनॉमिक सर्वे में भी उठाई गई है, लेकिन डिमांड बढ़ेगा ना सर, पैसा स्पेंडिंग पावर तो बढ़ेगा ना आम आदमी। लेकिन उससे आज की तारीख में आपको लग रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उससे क्या डिमांड बढ़ेगी, किस चीज की बढ़ेगी। और ये जो नौजवानों के अंदर खर्चा करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, वो आपको, और कल को उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं जानता नहीं। पट भी दोनों कैसे हो आप सकता है? बताइए ना, क्योंकि मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि जोशी साहब, मतलब ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, जेब में स्पेंडिंग पावर ज्यादा होगा, मार्केट में ज्यादा, अब हम ये चिंता करने लगी, जनता खर्च करने लगेगी, बच्चा खर्च करने लगेगा। क्या घर फूक तमाशा देखना है? सवाल ये है कि आपने जितना कमाया सब खर्च कर देना है, और उससे वो निवेश भी तो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है ना किसी चीज में उस पैसे को। तो वो करने के रास्ते थे ना, वो रास्ते कहाँ हैं? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप घर खरीदने के लोन पर आपको छूट मिलती थी, वो छूट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। ट्रिगर हो गया अंजना जी, क्योंकि आपने बस में 1 मिनट, पीएम आवास योजना का आपने जिक्र किया, और यहाँ पर बताना जरूरी है कि 48,000 करोड़ उसके लिए आवंटित थे पिछले साल, उसको बढ़ाकर 77,000 करोड़ किया गया। 77,000 इस बार बढ़ाकर और भी कर दिया गया, करीब 80,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन पीएम आवास योजना अपने टारगेट से 60% पीछे है। 46 लाख घर बनने थे, करीब 26 लाख भी नहीं बने। तो क्या कॉस्ट ओवररन्स है? क्या ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है घर बनाने में? वहां पे दिक्कत है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 48,000 में एक्स नंबर ऑफ घर बनने थे, वो घर नहीं बने, वहां पर टारगेट से पीछे, तो ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या कॉस्ट ओवररन है? आप अपना घर 10 लाख में बनाना चाहते हैं, 79,000 करोड़ है इस बार, 79,000 करोड़ है पीएम आवास। एक चीज जो हम लोग मिस करते हैं ऑलवेज, हम एलोकेट करते हैं बजट में, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड। जो रेस्पॉन्स नहीं आते हैं, जिसके चलते खर्चा नहीं होता है एलोकेशन के बाद भी। यू सी, मेरा ये कहना है कि इस बजट में इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया। कंज्यूमर के अंदर से आप आइए, पीएम आवास योजना अभी छोड़ दीजिए, 1 सेकंड सर, वापस जाइए वहां पर टैक्स वाले पे, ठीक है? ये युवा है, सब पहली नौकरी करेंगे, वो कह रहे 15 लाख। देखिए, हम आपको बताएं, बिकॉज युवा है तो क्या ये एंटी सेविंग है या फिर ये ऑफकोर्स नॉट? यू सी, हमारे स्पेंडिंग है, क्या है ये? इसी प्रो स्पेंडिंग है। लोग मतलब सरकार चाहते हैं कि डेवलपमेंट इस ढंग से हो कि लोग भी उसमें भागीदारी लें, आम जनता भी उसमें भागीदारी लें, उससे फायदा लें। और युवक की जो बात हो रही है, जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस हुआ अभी, एंड रूरल सेक्टर्स में, और विमेन एम्पावरमेंट जो हुआ इस बजट में, आप लोग तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, जिस ढंग से हुआ है। आप बता दीजिए, खुश हो लेंगे, क्या हुआ है? आप सेविंग करो, यू विल गेट 7.5%। 2 लाख 7.5%। पहले तो नहीं था, तो एटलीस्ट यू विल गेट सम बेनिफिट
आउट ऑफ योर सेविंग्स। अर्लियर आपको नहीं मिल रहा था, तो अब ये तो सोच लीजिए कि सोच ये है RBI ने आज 7% दे रहे हैं बैंक। सोच ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वुमेन were not at all encouraged and empowered in our country. You see, बिल्कुल कोई empowerment I think that's a very sweeping statement and I take a lot of offense to that statement being a woman. I take a lot of offense to the statement कि आज तक कुछ औरतों के लिए हुआ ही नहीं। एक्चुअली हम बार बार उसी बात पे आ रहे हैं कि सेविंग को डिस्करेज करा गया और टैक्स की वजह से। लेट्स डीलिंक इट। मैं 2 स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, या यहाँ पे यूथ है उनसे भी। एक स्टैटिस्टिक्स करा गया, पीपल चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर इन 2000, व्हाट डू दे इंटेंड टू डू? उनको पीएफ नहीं कटवाना, उनको सेविंग नहीं करनी, उनको पैसे चाहिए इन हैंड ज्यादा। पहली चीज ये सर्वे है, और आई थिंक यहाँ स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि उनको पैसे हाथ में ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसे हाथ में चाहिए कि पीएफ पे जमा करना है जो 20 साल बाद आप निकाल सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जयंत जी से ले लेते हैं। मैं इसको जो लोग सोचे पीएफ के लिए सेव करना, हाथ उठाइए। और जो लोग चाहते हैं कि खातों में ज्यादा रहे खर्च करने के लिए वो हाथ मैं चाह रहा हूँ कि हम सेविंग को डिस्करेज नहीं कर रहे। दे वांट मोर मनी इन देयर हैंड, पहली बात। और जो डिडक्शन मिलती थी आज भी वो सेव कर सकता है, नोबडी स्टॉपिंग। जैन जी थोड़ा विस्तार में मुझे समझाइए, जो 47 लाख युवाओं को 3 साल में स्टाइपेंड प्रोवाइड करने का ये जो प्रावधान किया गया है, जिसमें डायरेक्ट पैन इंडिया अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, ये दरअसल 47 लाख युवाओं को जो एग्जिस्टिंग है उनको अफेक्ट करने वाला है, या फिर जो पहले से आप स्कीम्स लाते आए उसी का ये एडिशनल कुछ? नहीं, आप बहुत धन्यवाद आपने इस बात को उठाया, क्योंकि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जैसे पहले भी पूछा गया कि हम लोगों को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, हमें क्या स्किल्स मिलेंगे, हमें अच्छे रोजगार कैसे मिल सकते हैं, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के द्वारा किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ऐसे है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके स्किल्स में बढ़ोतरी हो रही है, और उसका खर्चा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार उस कंपनी को पैसे दे रही है जिसमें तो आप स्किल्स एक्वायर ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग का पैसा सरकार देगी जी, और वो 47 लाख हाईली स्किल्ड लेबर तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, आप जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग की पहले जिक्र किया, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाकर ये कर सकते हैं, आप होटल में हॉस्पिटैलिटी में जाकर कर सकते हैं, आप विमानन सेवा वगैरह में है उसमें कर सकते हैं। एमएसएमईज इस बार थोड़े निगलेक्टेड नहीं हो गए कुछ भी? मतलब एमएसएमईज को लेकर कोई सिर्फ अगर एमएसएमई फेलियर होगा तो 95% पैसा सरकार वापस उसको कर देगी। ये प्रावधान, ये सिर्फ एक प्रावधान मद्देनजर की बहुत सारे, दैट इज नॉट स्वीपिंग, दैट इज ओनली फॉर कोविड काल के कोविड इफेक्ट, जो कोविड काल में हुआ उसका पैसा। अच्छा, पर डिफेंस पे जो बढ़ोतरी हुई है और होनी चाहिए थी, मुझे लगता है और होनी चाहिए। डिफेंस की जो बढ़ोतरी, क्योंकि इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी भारत में ही रहेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है। आई थिंक डिफेंस की बढ़ोतरी और होनी चाहिए थी। डिफेंस में मैंने चेक किया था, करीब 3 लाख करोड़ की करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। आई वुड हैव प्रेफर्ड, मुझे ज्यादा बेटर लगता अगर ज्यादा होती, और इसलिए मैं बहुत शांति प्रिय हूँ। बहुत लोग अटैक करते हैं आपको कह के आप शांति, मैं बहुत शांति प्रिय हूँ, लेकिन आज जब हमारे बॉर्डर्स पर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एक्सेस से प्रॉब्लम है, चीन अरुणाचल में भी तमाशे कर रहा है, मुझे लगता है हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर एक ज्यादा स्ट्रांग और स्ट्रेंथनिंग मैसेज देना चाहिए था, जहां पर हमसे चूक हुई है। 24 पार लगा देगा ये बजट। जैन जी, अब आते हैं असल मुद्दे पर, क्योंकि देखिए आपने चमकाने की तो वैसे ही कोशिश 24 तो वैसे ही पार हो गया अंजना जी। पहले से ही पार है। आपको क्यों चिंता है? दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है कहा जाता है। भारत जोड़ के आ रही है श्रीनगर से। बहलाने का उनको तो गालिब कहना ही ख्याल है, अच्छा उनको है। कहना ही है, लेकिन वो भी जनता से जुड़ी हुई हैं, मैं भी जनता से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ देखिए इतने सारे छात्र हैं, अगर आप उनसे विकल्प पूछे तो मुझे लगता है एकदम स्पष्ट वही तो बता गुलाब देंगे जामुन खा के मुंह मीठा कर ले कि कमल का कमाल चल रहा है। हाँ, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। नहीं मतलब चलिए अब एक और मुद्दे को यहाँ पर टच कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने प्री बजट डिस्कशंस में भी ये हमारा अहम मुद्दा था जैन जी, और वो था कि कैसे जीडीपी और ग्रोथ रेट जिसका एक लक्ष्य तय किया गया है उसकी ओर आप बढ़ेंगे, जिसमें ये कहा गया था और सुप्रिया भी बार बार जिक्र कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और खास तौर पर उन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात आपने स्वयं कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और पैसा डालने की जरूरत है, तभी रोजगार उत्पन्न होगा, तभी लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और तभी ये ग्रोथ का टारगेट अचीव होगा। क्या उस टारगेट की ओर ये बजट बढ़ा है? नेहा जी ने मेरी क्लास बहुत अच्छी ली है, लगता है बहुत अच्छी सब याद सब प्राथमिकता है, सब अगली क्लास हम priorities। नेहा बातम की करेंगे। नहीं बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब समझा। नहीं बिल्कुल सही। और देखिए अगर इस बजट में आप देखेंगी आपको वही नजर आएगा जिसको हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए।
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या फायदा है, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और उसको ही इतना प्रोत्साहन दे दिया गया है। जहां 7.5 लाख करोड़ था उसको अब 10 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी रेलवेज में, हाईवेज में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में दबादब खर्चा होगा। और इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये है कि उसका रोजगार उसमें उत्पन्न होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से रोजगार उससे हो जाता है। दूसरा कि जो हम लोगों के लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट हैं या हम लोगों को दुनिया में जो ग्लोबली कंपेटिटिव बनना है, हमारे कॉस्ट कम हो जाते हैं, हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो जाते हैं। और तीसरा जो उसमें ये है कि उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सीमेंट में भी जा रहा है, स्टील में भी जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी जा रहा है, इन सब जो है इंडस्ट्रीज को, सेक्टर्स को भी आप प्रोत्साहन देते हैं। तो निवेश हम जितना करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जितना करें, वो बहुत बढ़िया। रही हैं सुप्रिया, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। नहीं, अंत्योदय मैं स्कीम मुस्कुरा रही क्योंकि हूँ। बजट इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि जयंत जी को मैंने एज एन एंकर एंड एडिटर भी बहुत इंटरव्यू किया है और तब भी हम यही सुनते थे कि बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो पिछले 5 सालों में ये सर नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत गरीबी बढ़ी है इस देश में, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट मुझे लगता है जनवरी क्यों नहीं आ रहा है। 2023 से एक फिर से मुफ्त अनाज देने की योजना है। मतलब ये कब तक चलेगा? नहीं, सर, आप ये देखिए कि देश आज इस कगार पर है कि आपको 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। ये लाभार्थी के दिक्कत की नाम बात पर, है। लाभार्थी के नाम पर। हाँ, दोनों एस्पेक्ट है। देखिए कि वास्तविकता ये है, चाहे वो भारत की आप बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, कि आपको समाज का कल्याण करना ही है, वेलफेयर देना ही देना है। एक बस एक फाउंडेशन, एक धरोहर बनाना होता है, वो हर अर्थव्यवस्था में, हर देश में किया जाता है, वेलफेयर होता ही है। दूसरा कि आपको एम्पावरमेंट भी करना है, जिसमें कि हमारे युवा जो हैं बेहतर से बेहतर उनको रोजगार मिले, हमारी कंपनीज जो हैं ग्लोबली कंपेटिटिव हों। और हर बजट में, और जैसे अभी सुप्रिया जी ने कहा, जब उन्होंने मुझे पहले इंटरव्यू किया, 8-9 साल पहले इंटरव्यू किया, हम लोग तब भी वही बातें करते थे और अब भी यही बातें करते हैं। और ये एक स्थिरता आपको दिखाती है, एक दिशा, सुई की नोक खिल नहीं रही है नौकरियों पर। इसलिए सुप्रिया जी आपको 1 सेकंड, अंजना जी, मुफ्त अनाज मिलेगा, उनकी सुप्रिया चिंता जी भी को तो अच्छी समझिए। तरह, सुप्रिया जी चिंता नहीं है मुझे चिंता इस बात की कि देश उस कगार पर है कि आपको 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। सुप्रिया ये जी को दिक्कत की याद बात होगा है। कि जब हमें इंटरव्यू करती थी तो हमसे पूछती थी कि भाई हमारी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी क्यों है, आपको याद होगा। आज वही एजेंसीज जो हमको फ्रेजाइल 5 कहती थी, वो हमें कहती हैं कि हम एक चमकते हुए अगर मैं आज परिवर्तन, नीडल मूव नहीं हुआ क्या? अगर मैं आज आपका इंटरव्यू कर रही होती तो आप कर ही रही हैं। नहीं, मैं एक आप सवाल कर ही पूछती रही हैं। आपसे। सवाल तो मैं पूछ ही आपसे रही हैं। सवाल ये पूछती कि एक व्यक्ति की ऐसी रिपोर्ट आई है, आपके 50 इंस्टीट्यूशंस को उस पर प्रोब करना चाहिए अडानी जी पर। न सेबी से एक चू आती है, न आरबीआई से आती है, न बैंकिंग रेगुलेटर से आती है, न एसएफआईओ से आती है। और कहां अब ले इस आए बहस देश के को? आखिरी मिनट में वो नाम आ ही गया जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो आपसे प्रश्न है ये, अडानी का क्या होगा? क्या है ये मामला? विपक्ष कह रहा है जांच कराइए, क्या है सरकार का? आम आदमी का पैसा एलआईसी और एसबीआई डुबो रहे हैं और सरकार कह रहे हैं बिल्कुल चुप बैठी है। FPO से उन्होंने रिकवर कर लिया पैसा। कहाँ रिकवर कर लिया? सारा रिटेल खाली पड़ा रहा है एफपीओ हो गया। अब हम लोगों को आगे देखना होगा कि सही इस पे क्या प्रक्रिया होनी होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अगर हमारे कोई भी रेगुलेटर है, उनको इन पे जांच करना है, वो जरूर जांच करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, व्हाटएवर कोर्स नहीं, पर वो इंडिपेंडेंट एजेंसियां नहीं, इसी पर सवालिया निशान सुप्रिया जी को अपना काम करना है, विपक्ष की तरफ से बात रखें। एजेंसी को कुछ तो करना चाहिए, सरकार की चुप्पी तो चलिए, टूटनी चाहिए। अडानी के मुद्दे पर क्या करना है एजेंसियों को वो तय करेंगी। बजट को किस तरह से देखना है ये जनता तय करेगी। 24 या फिर इस बार के 9 चुनावों पर है आपकी नजर। बहुत हम धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम और अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। जो उड़ान बजट की उड़ान थी, गंतव्य तक पहुंच गए। अब आप सोचिए सफर आपका कैसा था, सबकी राय आपने सुन ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।